कक्षा 12। आज के इस वीडियो में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमने विलियन चैप्टर पढ़ लिया और समझ लिया, तो वो अध्याय खत्म हुआ। विद्युत रसायन, इसलिए आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि ठोस अवस्था अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए चीजें इसमें ज्यादा एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे, समझ में ज्यादा आएंगे। तो इसलिए हम विद्युत रसायन की शुरुआत कर रहे हैं। ठोस अवस्था कुछ चैप्टर बाद हम फिर उस पर आएंगे। यह है विद्युत रसायन, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या होता है विद्युत रसायन? नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं विद्युत की बात हो रही है। तो जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत रसायन। तो अगर इसको हमको परिभाषित करना होगा तो हम यह कहेंगे कि विद्युत रसायन, लिखते चलिएगा, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये तो था, हम समझे कि विद्युत रसायन क्या है, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक को विद्युत में परिवर्तित करेंगे। इसमें अभी हम केवल बेस पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड छोटे छोटे जो टॉपिक या जो छोटे छोटे टर्म आएंगे उसको अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। फिर पदार्थ क्या है, किसके आधार पे? विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पर, कि कितने पदार्थ होते हैं। तो अगली आप हेडिंग लिखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। तो आप लिखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। आप ये भौतिक विज्ञान में भी पढ़ते होंगे। पहला है सुचालक पदार्थ, कंडक्टर। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सुचालक, मतलब सुंदर चालक, मतलब इसमें जो चालक हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो अच्छा प्रवाहित होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है या प्रवाहित होते हैं, उन्हें सुचालक पदार्थ, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो हमारी सभी धातुएं हैं, सभी आयन हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक हो गए, NaCl भी हमारा हो गया, तो ठीक है, AgCl, कोई भी आयनिक यौगिक हो गए, तो जिनमें हम विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। सहसंयोजी यौगिक हो गए, तो ये सब किसके हैं? सभी अम्ल हो गए, सभी क्षार हो गए, ये सब क्या है? सुचालक पदार्थ होते हैं। सभी अम्ल, सभी क्षार, सभी धातुएं, सभी आयनिक यौगिक, ये सब क्या है? सुचालक पदार्थ, यानी इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। दूसरा है कुचालक पदार्थ। कुचालक मतलब विद्युत धारा न प्रवाहित हो, इंसुलेटर। तो कुचालक पदार्थ क्या है? तो ठीक, इसका उल्टा हम डिफाइन करेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता या प्रवाहित नहीं होते हैं, उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी हो गया, सूखा रबड़, सूखा क्या रबड़, वैसे ही सूखी लकड़ी, रबड़, ये सब क्या है? हमारे अधातु हो गए, ये सब क्या आएंगे? कुचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपल हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित तो सुचालक, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित तो कुचालक। अब ये जो सुचालक पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? धात्विक सुचालक, और दूसरा है विद्युत अपघट्य। धात्विक सुचालक का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं धातु की बात होगी। तो जब धातु की बात होगी तो इसमें एक टर्म आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली होते हैं, मुक्त होते हैं, एक दूसरे अपने कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि ऐसे सुचालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित होती है, उन्हें धात्विक सुचालक कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवाहित होती है, उन्हें धात्विक सुचालक कहते हैं। इसकी जो सुचालकता होती है वो अत्यधिक अधिक होती है। तो इसको लिखिए, इनकी सुचालकता बहुत अधिक होती है। अब धात्विक सुचालक में जो होता है केवल भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका भी एक कारण है कि इनकी सुचालकता जो होती है वो अधिक होती है।
तो बस यही है धात्विक सुचालक। कोई पूछे तो आप कहेंगे कि एक ऐसे सुचालक पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। दूसरा है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो कहेंगे कि ऐसे सुचालक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, हम यहाँ टर्म यूज करेंगे जलीय विलयन, तो जिनके जलीय विलयन में या गलित अवस्था कहते हैं, गली हुई होता है, या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अपघट्य मतलब क्या होता है, टूटना, वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे आयनिक यौगिक NaCl, MgCl2, कुछ भी बेरियम जो है कि MgCl2, CaCl2, ये सब कैसे यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो विद्युत अपघट्य अगर कोई पूछे तो आप यही कहेंगे कि ऐसे सुचालक पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। और इसी में अगर आप एक और आता है कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, जिनके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा का प्रवाहित करें तो अपने आयनों में नहीं टूटेंगे, वही हो जाएगा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया, तो ये सब कैसे हैं जिनको विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में न टूटे, तो हो जाएगा विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ में आप उदाहरण दे सकते हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, तो ये सब कैसे हैं, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ होते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है सुचालक पदार्थ में कि विद्युत धात्विक सुचालक और विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या अंतर है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है, जबकि विद्युत अपघट्य में कैसा होता है, आयनों के रूप में होती है। दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो विद्युत सुचालक में आप देखेंगे कि इसमें इसकी जो सुचालकता होती है वो बहुत अधिक होती है, जबकि विद्युत अपघट्य पदार्थ की सुचालकता कम होती है। धात्विक सुचालक की सुचालकता अधिक होती है और विद्युत अपघट्य पदार्थ की सुचालकता कम होती है। तीसरे एग्जाम्पल में आप दोनों का उदाहरण लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेल। सेल क्या है, छोटा सा इसको भी हम यही समझते चल रहे हैं। तो सेल क्या है, तो सेल हमारा क्या है कि विद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वही सेल होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो कह देंगे एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सेल एक ऐसी युक्ति है। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है कि जिसको एक बार आवेशित कर देने पर, ठीक है, वह अगर निरावेशित होता है तो उसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा, इसको लिख लीजिएगा, प्राथमिक सेल वह सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने के बाद, जो एक बार निरावेशित हो जाने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल, घड़ी में सेल लगता है, या पहले टार्च में जो सेल लगते हैं, पिछले जो टार्च है, बैटरी जो एवर रेडी आती है, जो भी चीजें, निपो का आता था सेल, तो क्या है कि एक बार अगर वो लगा, वो खराब हो गया तो आप उसे उठा के फेंक देते हैं। तो उसका मतलब यही हुआ कि वो एक बार आवेशित था तो चीजें चल रही थी, टार्च जल रहा था, घड़ी चल रही थी, वह निरावेशित हो गया, इसका ऊर्जा जो है खत्म हो गया, तो उसे हम उठाकर फेंक देते हैं। तो वही बात है कि ऐसे सेल जो एक बार आवेशित हो जाने के बाद अगर निरावेशित हो जाते हैं तो पुनः उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। शुष्क सेल मतलब घड़ी में लगने वाला, टार्च में लगने वाला, ये सब कैसे सेल है, शुष्क सेल। दूसरा है द्वितीयक सेल। तो लिखिए इसमें कि वे सेल जिन्हें बार बार आवेशित या निरावेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे शीशा संचायक सेल, मतलब बैटरी है, जैसे आजकल इमरजेंसी लाइट है या इन्वर्टर की बैटरी है, ये सब कैसे सेल है,
द्वितीयक सेल है, मतलब क्या है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर से चार्ज कर सकते हैं, फिर चार्ज हो गया फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यही अंतर, कभी इसमें पूछ देता कि अंतर क्या है तो आप इसका उदाहरण लिख लीजिए और दूसरा दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो यह था बेसिक चीजें इस चैप्टर की। अब आगे हम पढ़ेंगे बाद में अगले वीडियो में।